1908 में एक युवा जर्नलिस्ट था जिसका नाम था नेपोलियन हिल। उसे एक इंटरव्यू मिली एंड्रू कार्नेगी से, जो उस वक्त अमेरिका के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। कार्नेगी ने उस इंटरव्यू में हिल से एक सवाल पूछा, क्या तुम अगले 20 साल अपनी जिंदगी के उन लोगों का अध्ययन करने में लगाओगे जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, बिना किसी सैलरी के, बिना किसी गारंटी के? हिल ने हां कह दी। और उस एक हां से जो काम शुरू हुआ, वो 20 साल बाद 1937 में एक किताब बनकर दुनिया के सामने आया, जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। कार्नेगी ने हिल को दुनिया के 500 से ज्यादा सबसे सक्सेसफुल लोगों से मिलवाया। थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, थियोडोर रूजवेल्ट, जॉन डी रॉकफेलर। और हिल ने उन सबकी सक्सेस के पैटर्न्स को स्टडी किया, एनालाइज किया और एक यूनिवर्सल फिलॉसफी में कन्वर्ट किया। यह किताब अब तक 100 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बेच चुकी है। और यह सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, यह एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली है। तो शुरू करते हैं उस सवाल से जो नेपोलियन हिल ने खुद से पूछा था। आखिर वो कौन सी चीज है जो कुछ लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है और बाकियों को एवरेज? क्या वो इंटेलिजेंस है? नहीं, क्योंकि दुनिया में बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या वो एजुकेशन है? नहीं, क्योंकि हेनरी फोर्ड ने बैरली स्कूल देखा था और वो अपने जमाने के सबसे अमीर इंसानों में से एक बने। क्या वो फैमिली बैकग्राउंड है? नहीं, क्योंकि एब्राहम लिंकन एक्सट्रीम पॉवर्टी में पले बढ़े और अमेरिका के सबसे रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट्स बने। तो फिर क्या है वो सीक्रेट? हिल का जवाब था, इट ऑल बिगिंस इन द माइंड। ये सब दिमाग में शुरू होता है। जो तुम सोचते हो, जो तुम जेन्युइनली बिलीव करते हो, जो तुम डीपली डिजायर करते हो, वही अल्टीमेटली तुम्हारी रियलिटी बनती है। यही है थिंक एंड ग्रो रिच का कोर मैसेज। और यही वो आइडिया है जो पूरी किताब में हर पेज पर किसी न किसी रूप में दिखती है। किताब का सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है डिजायर। और हिल यह डिजायर का मतलब सिर्फ एक विश या एक होप नहीं बताते। वो कहते हैं एक बर्निंग डिजायर, एक ऐसी चाहत जो तुम्हारे अंदर आग की तरह जलती रहे, जो तुम्हें सुबह उठाए, रात को जगाए और हर पल यह याद दिलाए कि तुम्हें कहां जाना है। हिल कहते हैं, अगर तुम सिर्फ ये सोचते हो कि अच्छा होता अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होते, तो यह डिजायर नहीं है। डिजायर वो है जब तुम एक स्पेसिफिक अमाउंट तय करो, एक स्पेसिफिक टाइमलाइन तय करो और उसके बदले में तुम क्या देने के लिए तैयार हो, यह भी डिसाइड करो। हिल एक बहुत फेमस एग्जाम्पल देते हैं, एडविन बार्न्स की। बार्न्स एक ऑर्डिनरी आदमी था जिसने ठान लिया था कि वो थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनेगा। उसके पास कोई कनेक्शंस नहीं थे, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, यहां तक कि एडिसन के ऑफिस तक जाने के लिए पूरे पैसे भी नहीं थे। तो वो फ्रेट ट्रेन पर चढ़कर गया, एडिसन से मिला और कहा, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। एडिसन ने उसे छोटी जॉब दी। बार्न्स ने वो जॉब की, लेकिन उसकी डिजायर कम नहीं हुई। सालों बाद जब एडिसन ने एक नई मशीन, एडिफोन कीस बनाई, जिसे वो बेच नहीं पा रहे थे, तो बार्न्स ने कहा, मैं इसे बेच सकता हूं। एडिसन ने चांस दिया। बार्न्स ने वो मशीन इतनी सक्सेसफुली सेल की कि एडिसन ने उसे पूरे अमेरिका में एक्सक्लूसिव सेलिंग राइट्स दे दिए। एक फ्रेट ट्रेन से शुरू हुई जर्नी एक बर्निंग डिजायर की वजह से मिलियनियर बनकर खत्म हुई। इस डिजायर को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हिल एक 6 स्टेप फॉर्मूला देते हैं। पहला, एक स्पेसिफिक अमाउंट तय करो जो तुम कमाना चाहते हो। बहुत पैसे चाहिए, यह काम नहीं करता। एग्जैक्ट फिगर चाहिए। दूसरा, डिसाइड करो कि इसके बदले में तुम क्या दोगे, कौन सी सर्विस, कौन सी वैल्यू, कौन सा काम। कुछ भी फ्री नहीं मिलता, हमेशा कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तीसरा, एक डेफिनेट डेट तय करो जब तक तुम यह अचीव करोगे। चौथा, एक प्लान बनाओ, चाहे वो अभी परफेक्ट ना हो, और उस पर इमीडिएटली एक्शन लेना शुरू करो। पांचवा, इन सब चीजों को एक क्लियर स्टेटमेंट में लिखो। और छठा, इस रिटर्न स्टेटमेंट को रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले जोर से पढ़ो। यह लास्ट पॉइंट बहुत लोगों को सिली लगता है, लेकिन हिल कहते हैं कि यही वो स्टेप है जो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती है। और जब सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाता है, तब वो ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज देखने लगता है, सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है और सही लोगों से मिलवाने लगता है। इसी से जुड़ा है किताब का दूसरा बड़ा प्रिंसिपल,
फेथ। और यहां हिल कहते हैं कि फेथ का मतलब कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है। फेथ का मतलब है खुद पर एक अनवेवरिंग अनशेकेबल बिलीफ। यह बिलीफ कि तुम वो अचीव कर सकते हो जो तुमने डिजायर किया है, चाहे अभी रास्ता दिखे या ना दिखे। हिल कहते हैं, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। जो दिमाग सोच सकता है और बिलीव कर सकता है, वो अचीव कर सकता है। यह बहुत बड़ा क्लेम है। और हिल इसे सब्सटैंशिएट करते हैं ये कहकर कि हमारा ब्रेन लिटरली एक ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है। जब तुम एक स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ, डीप फेथ के साथ कोई थॉट होल्ड करते हो, तो वो थॉट वाइब्रेशंस क्रिएट करती है जो तुम्हें उन अपॉर्चुनिटीज, उन लोगों, उन रिसोर्सेस की तरफ अट्रैक्ट करती है जो तुम्हें चाहिए। आज की लैंग्वेज में इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। हिल ने इसे बहुत पहले बहुत डीपली एक्सप्लेन किया था। लेकिन फेथ कैसे बिल्ड होती है? हिल कहते हैं, ऑटो सजेशन के थ्रू। यानी तुम जो खुद से कहते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम रोज खुद से कहते हो मैं फेल हो जाऊंगा, मैं कभी सक्सीड नहीं कर सकता, मेरे साथ सब बुरा होता है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसे ट्रूथ मान लेता है और उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। लेकिन अगर तुम रोज अफर्मेशंस करते हो, मैं केपेबल हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं ये अचीव करूंगा, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे ट्रूथ मानने लगता है और उसी डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटीज और आइडियाज डिलीवर करने लगता है। हिल कहते हैं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड गुड और बैड में डिस्टिंग्विश नहीं करता। वो बस वही प्रोसेस करता है जो तुम रिपीटेडली उसे फीड करते हो। तो ध्यान रखो कि तुम उसे क्या खिला रहे हो। अब आते हैं किताब के एक ऐसे प्रिंसिपल पर जो बहुत लोगों को सरप्राइज करता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल कहते हैं कि जनरल नॉलेज चाहे कितनी भी ज्यादा हो, अकेले तुम्हें रिच नहीं बना सकती। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जनरल नॉलेज से भरे हैं, लेकिन ज्यादातर प्रोफेसर्स फाइनेंशियली एवरेज लाइफ जीते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेस के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। हेनरी फोर्ड को यह नहीं पता था कि इंजन कैसे बनती है, उन्हें यह नहीं पता था कि केमिकल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता था कि कैसे सही लोगों को हायर करें जो ये सब जानते हों, कैसे उनसे काम लें और कैसे एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करें जो मिलियंस ऑफ कार्स प्रोड्यूस कर सके। हिल कहते हैं, तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि कहां से जानना है और किससे जानना है। और इसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज को, चाहे वो तुम्हारे पास हो या तुम्हारे मास्टरमाइंड ग्रुप में हो, जब एक डेफिनेट पर्पस के साथ अप्लाई किया जाए तो वही वेल्थ क्रिएट करती है। हिल यहां मास्टरमाइंड प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करते हैं जो किताब के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट्स में से एक है। मास्टरमाइंड का मतलब है दो या दो से ज्यादा लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो एक कॉमन गोल के लिए हार्मनी में मिलकर काम करे। हिल कहते हैं, जब दो माइंड्स एक दूसरे के साथ परफेक्ट हार्मनी में काम करती है, तो एक तीसरी माइंड क्रिएट होती है जो दोनों से ज्यादा पावरफुल होती है। इसे वो मास्टरमाइंड कहते हैं। एंड्रू कार्नेगी की सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट यह था कि उनके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप था, 50 लोगों का, जो रोज उनके साथ काम करते थे, अपनी एक्सपर्टाइज शेयर करते थे। कार्नेगी ने खुद एडमिट किया था कि अकेले उनकी स्टील इंडस्ट्री कभी पॉसिबल नहीं होती। हेनरी फोर्ड का मास्टरमाइंड था थॉमस एडिसन के साथ, और जब भी फोर्ड कोई बड़ा डिसीजन लेते थे, एडिसन की एडवाइस काम आती थी। हिल कहते हैं, अपनी लाइफ में वो लोग ढूंढो जो तुम्हारे गोल को शेयर करते हो या जिनकी एक्सपर्टाइज तुम्हारे काम आए। उनके साथ रेगुलरली कनेक्ट करो, शेयर करो, ग्रो करो। अकेले चलने से ज्यादा फास्ट और ज्यादा फार तुम साथ चलकर जा सकते हो। अब एक प्रिंसिपल जो शायद इस किताब में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, इमेजिनेशन। और हिल यहां दो टाइप्स ऑफ इमेजिनेशन बताते हैं। सिंथेटिक इमेजिनेशन जो एग्जिस्टिंग आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स और प्लान्स को नए कॉम्बिनेशंस में अरेंज करती है, और क्रिएटिव इमेजिनेशन जो कंप्लीटली न्यू आइडियाज क्रिएट करती है, जो डायरेक्टली इन्फिनिट इंटेलिजेंस या सबकॉन्शियस माइंड से आती है। हिल कहते हैं कि हर ग्रेट इन्वेंशन, हर ग्रेट बिजनेस, हर ग्रेट अचीवमेंट किसी के इमेजिनेशन में पहले एग्जिस्ट करती थी। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले उसे अपने इमेजिनेशन में देखा था। राइट ब्रदर्स ने फ्लाई करने से पहले उड़ने को इमेजिन किया था।
वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बनाने से पहले उसे इतनी क्लैरिटी से इमेजिन किया था कि जब वो लोगों को डिस्क्राइब करते थे, वो ऑलमोस्ट फील कर सकते थे कि वो वहां है। हिल कहते हैं, इमेजिनेशन वो वर्कशॉप है जहां सब कुछ पहले बनता है, और जो इंसान अपनी इमेजिनेशन को डिलिबरेटली यूज करना सीख लेता है, वो इसेंशियली अपना फ्यूचर डिजाइन कर लेता है। किताब का एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल चैप्टर है ऑर्गेनाइज प्लानिंग। यह हिल एक बात कहते हैं जो बहुत ऑनेस्ट और स्लाइटली अनकंफर्टेबल है। ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते कि उनमें टैलेंट नहीं था, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑर्गेनाइज्ड रिटन प्लान नहीं था, और जब पहला प्लान फेल हुआ तो उन्होंने क्विट कर दिया। हिल कहते हैं, टेम्परेरी डिफीट को परमानेंट फेलियर मत समझो। प्लान्स फेल होते हैं, लेकिन लोग तभी फेल होते हैं जब वो नया प्लान बनाने की बजाय क्विट कर देते हैं। हेनरी फोर्ड पहली बार बैंकरप्ट हुए थे। आर.एच. मेसी 7 बार फेल हुए रिटेल बिजनेस में। 8वीं बार न्यूयॉर्क में एक ऐसा स्टोर बनाया जो लेजेंड बन गया। कर्नल सैंडर्स ने अपनी केएफसी रेसिपी 1009 बार रिजेक्ट होने के बाद एक हाँ सुनी। ये सब लोग अगर पहली, 5वीं या 500वीं फेलियर पर क्विट कर देते तो आज दुनिया उन्हें नहीं जानती। हिल कहते हैं, फेलियर एक डिटूर है, डेड एंड नहीं। और हर फेलियर में एक सीड होती है, एक इक्विवेलेंट सक्सेस की। इसी कॉन्टेक्स्ट में हिल एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो बहुत रेवोल्यूशनरी था अपने टाइम में, लीडरशिप। वो कहते हैं कि ट्रू लीडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो या सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ट्रू लीडर वो होता है जिसके पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज हो: अनवेवरिंग करेज, सेल्फ कंट्रोल, अ कीन सेंस ऑफ जस्टिस, डेफिनेटनेस ऑफ डिसीजन, डेफिनेटनेस ऑफ प्लान्स, द हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर, अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, सिंपथी एंड अंडरस्टैंडिंग, मास्टरी ऑफ डिटेल, विलिंगनेस टू अस्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोऑपरेशन। ये क्वालिटीज डेवलप की जा सकती हैं, इनके साथ पैदा नहीं होना पड़ता। और जो इन्हें डेवलप करता है वो ऑटोमेटिक रूप से दूसरों को इंस्पायर करने लगता है, फॉलो करने पर कंपेल करता है और वेल्थ क्रिएट करने की पोजीशन में आ जाता है। हिल किताब में एक बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, डिसीजन। और वो कहते हैं कि जो लोग फाइनेंशियली और पर्सनली सक्सेसफुल है, उनमें एक कॉमन ट्रेट है, वो डिसीजंस क्विकली लेते हैं और उन्हें स्लोली चेंज करते हैं। और जो लोग स्ट्रगल करते हैं, वो डिसीजन स्लोली लेते हैं और उन्हें क्विकली चेंज करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन यानी डिसीजंस को टालते रहना, यही सक्सेस का सबसे बड़ा एनिमी है। हिल के 500 सक्सेसफुल लोगों के स्टडी में एक कॉमन पैटर्न था, वो सब डिसाइसिव थे। थॉमस एडिसन जब किसी डिसीजन तक पहुंचते थे तो उस पर एक्ट इमीडिएटली करते थे। एंड्रू कार्नेगी अपने बिजनेस डिसीजंस में इतने क्लियर और क्विक थे कि उनके कॉम्पिटिटर्स को समझने में भी वक्त लग जाता था कि हुआ क्या। हिल कहते हैं, परफेक्ट इंफॉर्मेशन का वेट मत करो। परफेक्ट इंफॉर्मेशन कभी नहीं आती। अवेलेबल इंफॉर्मेशन से बेस्ट डिसीजन लो और फिर उस पर मूव करो। एक्शन में जो क्लैरिटी है वो इनएक्शन में कभी नहीं आती। परसिस्टेंस, ये वो प्रिंसिपल है जिसे हिल ने किताब में सबसे ज्यादा एम्फेसिस के साथ डिस्कस किया है, और यही वो क्वालिटी है जो अल्टीमेटली सब कुछ डिसाइड करती है। हिल कहते हैं, टैलेंट एक लॉटरी है, परसिस्टेंस एक चॉइस है, और परसिस्टेंस हमेशा टैलेंट को बीट करती है। वो एक बहुत फेमस स्टोरी सुनाते हैं, 3 फीट फ्रॉम गोल्ड। एक आदमी था जिसने गोल्ड रश के दौरान कोलोराडो में माइनिंग शुरू की। कुछ टाइम बाद गोल्ड की एक वेन मिली और निकलने लगा। उसने खुश होकर इन्वेस्टर्स को पैसे जुटाए, इक्विपमेंट लाया। फिर अचानक ओआर खत्म हो गई। वीक्स ऑफ ड्रिलिंग, कुछ नहीं। उसने हार मान ली। इक्विपमेंट एक जंक डीलर को बेच दिया। उस जंक डीलर ने एक माइनिंग इंजीनियर को हायर किया। इंजीनियर ने सर्वे किया और बताया, फॉल्ट लाइंस की वजह से वेन शिफ्ट हो गई थी। असली गोल्ड वहां से बस 3 फीट दूर था। जंक डीलर ने वहां ड्रिल किया और मिलियंस निकाले। वो पहला आदमी लिटरली 3 फीट से गोल्ड छोड़कर चला गया था। हिल कहते हैं, ज्यादातर लोग इसी तरह क्विट करते हैं जब सक्सेस बस एक कदम दूर होती है, और वो नहीं जानते, क्योंकि अगर जानते तो कभी क्विट नहीं करते। परसिस्टेंस डेवलप करने के लिए हिल 4 चीजें जरूरी बताते हैं: एक डेफिनेट पर्पस जिसके लिए बर्निंग डिजायर हो, एक डेफिनेट प्लान जिस पर कंटिन्यूअस एक्शन हो, एक माइंड जो नेगेटिव और डिस्करेजिंग इन्फ्लुएंसेस के अगेंस्ट क्लोज्ड हो,
और एक फ्रेंडली मास्टरमाइंड अलायंस जो इनकरेज और सपोर्ट करे। ये चार चीजें मिल जाए तो परसिस्ट करना नेचुरल हो जाता है, फोर्स नहीं। किताब में एक चैप्टर है जो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है लेकिन बहुत फैसिनेटिंग भी है, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हिल कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो सबसे पावरफुल फोर्स है वो है सेक्सुअल एनर्जी। और ये एनर्जी अगर सही डायरेक्शन में चैनल की जाए तो एक्स्ट्रॉर्डनरी क्रिएटिविटी, एक्स्ट्रॉर्डनरी मोटिवेशन और एक्स्ट्रॉर्डनरी अचीवमेंट में कन्वर्ट हो सकती है। वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो मेन दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिएटिव और ड्रिवन रहे हैं वो 40 की उम्र के बाद ज्यादा सक्सेसफुल रहे, क्योंकि उस उम्र तक उन्होंने सीख लिया था कि अपनी एनर्जी को फिजिकल एक्सप्रेशन में वेस्ट करने की बजाय मेंटल और क्रिएटिव परस्यूट में चैनलाइज करना है। हिल कहते हैं यह एनर्जी किसी को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है या इंस्पायर कर सकती है, यह चॉइस तुम्हारी है। अब एक ऐसे चैप्टर पर जो अक्सर रीडर्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, द सबकॉन्शियस माइंड। हिल कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा अवेक है, 24 घंटे 7 दिन। ये कंटिन्यूअसली अब्सॉर्ब कर रहा है तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे एनवायरनमेंट से, और फिर यह उन इनपुट्स के बेस पर तुम्हारी रियलिटी शेप करता है। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे कॉन्शियस माइंड से इंफिनिटली ज्यादा पावरफुल है। कॉन्शियस माइंड लाखों कैलकुलेशंस में से कुछ प्रोसेस कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड सिमल्टेनियसली मिलियंस ऑफ प्रोसेसेस हैंडल करता है। इसलिए हिल कहते हैं अपने सबकॉन्शियस को डिलिबरेटली फीड करो। जो इमोशंस तुम फील करते हो, जो थॉट्स तुम रिपीटेडली थिंक करते हो, वो सब सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हैं। और सबकॉन्शियस जब कोई इंस्ट्रक्शन डीपली रिसीव करता है तो वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस तक ट्रांसमिट हो जाती है और आंसर्स, आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज के रूप में वापस आती है। यह मिस्टिकल नहीं है, यह साइंस है जिसे हम अभी पूरी तरह अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हिल के सबकॉन्शियस माइंड थ्योरी को आज के न्यूरोसाइंस से जोड़े तो यह और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। रिसर्च शो करती है कि हमारे ब्रेन का 95% हिस्सा सबकॉन्शियस लेवल पर ऑपरेट करता है। हमारे डिसीजंस, हमारी बिहेवियर्स, हमारी हैबिट्स, इनमें से ज्यादातर सबकॉन्शियस पैटर्न से ड्राइव होती है जो हमें पता भी नहीं होती। और यही पैटर्न्स जो चाइल्डहुड से, इन्वायरमेंट से, रिपीटेड एक्सपीरियंसेस से फॉर्म हुई है, डिसाइड करती है कि हम अपॉर्चुनिटीज देखते हैं या थ्रेट्स, हम रिस्क्स लेते हैं या सेफ जोन में रहते हैं, हम परसिस्ट करते हैं या क्विट करते हैं। हिल ने 1937 में यह समझ लिया था और उनका सॉल्यूशन था इन पैटर्न्स को डिलिबरेटली रीप्रोग्राम करो। ऑटो सजेशन, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और डीप इमोशनल एंगेजमेंट के थ्रू। किताब में ब्रेन के बारे में भी एक फैसिनेटिंग चैप्टर है। हिल कहते हैं ह्यूमन ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है। जब तुम किसी थॉट को एक इंटेंस इमोशन के साथ होल्ड करते हो, जॉय, फेथ, लव या बर्निंग डिजायर, तो वो थॉट एक हाई वाइब्रेशन पर ट्रांसमिट होती है और क्रिएटिव इंटेलिजेंस तक पहुंचती है, और वहां से आंसर्स आते हैं, कभी इंट्यूशन के रूप में, कभी एक सडन आइडिया के रूप में, कभी किसी इंसान से मुलाकात के रूप में, कभी एक कोइंसिडेंस के रूप में जो एक्चुअली कोइंसिडेंस नहीं होती। हिल कहते हैं यही एक्सप्लेन करता है कि क्यों जब तुम किसी प्रॉब्लम पर बहुत इंटेंसली थिंक करते हो और फिर छोड़ देते हो तो शावर में या मॉर्निंग वॉक पर अचानक सॉल्यूशन आ जाता है। सबकॉन्शियस ने काम करना बंद नहीं किया था, उसने बिहाइंड द सीन्स प्रोसेस करना जारी रखा। किताब का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है द सिक्स्थ सेंस। हिल कहते हैं कि यह चैप्टर उनके स्टडी का सबसे एडवांस्ड और सबसे मिस्टीरियस पार्ट है, और वो इसे तब तक फुली एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक रीडर पहले के सब प्रिंसिपल्स को डीपली इंटरनलाइज न कर ले। सिक्स्थ सेंस वो एबिलिटी है जो तुम्हें आने वाली अपॉर्चुनिटीज और डेंजर्स की एडवांस वार्निंग देती है। ये गट फीलिंग है, ये इंट्यूशन है, लेकिन इससे भी ज्यादा। हिल कहते हैं कि जब तुम इस किताब के सब प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हो तो धीरे धीरे एक ऐसी स्टेट डेवलप होती है जहां तुम्हारा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड एक हार्मनी में काम करने लगते हैं, और उस स्टेट में एक वॉइस सुनाई देने लगती है जो सही डायरेक्शन दिखाती है, जो गलत पाथ से वार्न करती है। यह वॉइस ही सिक्स्थ सेंस ही है, और यही वो एज है जो ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों को ऑर्डिनरी लोगों से अलग करती है।
हिल इस बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी देते हैं, और वो है द 6 गोस ऑफ फियर। वो कहते हैं कि सक्सेस के रास्ते में सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल्स एक्सटर्नल नहीं होती, वो इंटरनल होती है। और यह इंटरनल ऑब्स्टिकल्स है 6 फियर्स: पॉवर्टी का डर, क्रिटिसिज्म का डर, इल हेल्थ का डर, लव की लॉस का डर, ओल्ड एज का डर और मौत का डर। इन सब में सबसे टॉक्सिक है क्रिटिसिज्म का डर, क्योंकि यही वो फियर है जो ज्यादातर लोगों को ट्राई ही नहीं करने देती। जब तुम कोई नया आइडिया शेयर करते हो और कोई जज करता है, तो अगली बार तुम शेयर नहीं करते। जब तुम कोई रिस्क लेने की सोचते हो और दोस्त कहते हैं छोड़ यार, ये काम नहीं करेगा, तो तुम रुक जाते हो। हिल कहते हैं इन फियर्स को आइडेंटिफाई करो, इन्हें एक्नॉलेज करो, और फिर कॉन्शियसली चूज करो कि इन्हें तुम्हारी डिसीजंस ड्राइव नहीं करनी। फियर एक इमोशन है। इमोशंस तुम्हें सर्व करने के लिए है, तुम पर रूल करने के लिए नहीं। हिल यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग टेक्निक सजेस्ट करते हैं, जिसे वो इनविजिबल काउंसलर्स कहते हैं। वो बताते हैं कि वो रेगुलरली इमेजिनेशन में एक इमेजिनरी काउंसिल मीटिंग करते थे, जिसमें अब्राहम लिंकन, नेपोलियन बोनापार्ट, थॉमस एडिसन और दूसरे हिस्टोरिकल जाइंट्स होते थे। वो उनसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पूछते थे, और उनके इमेजिन रिस्पॉन्सेस उन्हें रियल इंसाइट्स देते थे। ये वियर्ड लगता है, लेकिन यह एक्चुअली एक पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक है। जब तुम किसी सच पर्सन को डीपली स्टडी करते हो, उनकी थिंकिंग पैटर्न्स को इंटरनलाइज करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन उनकी पर्सपेक्टिव से सोचने लगता है। और वो पर्सपेक्टिव अक्सर तुम्हारी ओन लिमिटेड थिंकिंग से बहुत डिफरेंट और मच मोर पावरफुल होती है। अब किताब के एक बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। हिल ऑब्जर्व करते हैं कि जो लोग सक्सीड करते हैं उनमें और जो नहीं करते उनमें सबसे फंडामेंटल डिफरेंस यह है कि सक्सेसफुल लोगों को एग्जैक्टली पता होता है कि वो क्या चाहते हैं। वो वेग नहीं होते। कुछ अच्छा होना चाहिए, फाइनेंशियली बेटर होना चाहिए। वो स्पेसिफिक होते हैं, मुझे 1 जनवरी 2027 तक एग्जैक्टली इतने पैसे चाहिए और मैं इसके बदले में यह सर्विस दूंगा। यह स्पेसिफिसिटी क्यों मैटर करती है? क्योंकि जब गोल वेग होता है तो ब्रेन को नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन जब गोल क्रिस्टल क्लियर होता है तो ब्रेन एक जीपीएस की तरह काम करने लगता है। वो ऑटोमेटिकली रेलिवेंट अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगता है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फिल्टर करने लगता है और रेलेवेंट लोगों की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। हिल के 500 सक्सेसफुल लोगों के स्टडी से एक और कॉमन फाइंडिंग यह थी कि इनमें से किसी ने भी ओवरनाइट सक्सेस नहीं देखी। हर किसी की सक्सेस एक लॉन्ग कंसिस्टेंट जर्नी का रिजल्ट था। थॉमस एडिसन ने 10,000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए बल्ब बनाने से पहले। हेनरी फोर्ड का पहला कार कंपनी फेल हो गई थी। ओपरा विनफ्री को उनके अर्ली करियर में टीवी से निकाल दिया गया था, यह कहकर कि वो अनफिट फॉर टेलीविजन। जेके रोलिंग का हैरी पॉटर मैन्यूस्क्रिप्ट 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था। इन सब की कहानी यह नहीं है कि सक्सेस इजी थी। इनकी कहानी यह है कि सक्सेस गारंटीड थी, बिकॉज दे नेवर स्टॉप्ड। और यही हिल का मैसेज है। किताब के एंड में हिल एक सिंथेसिस करते हैं और कहते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच का टाइटल मिसलीडिंग नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट है। सिर्फ थिंकिंग से कुछ नहीं होता। थिंकिंग प्लस फेथ प्लस प्लानिंग प्लस एक्शन प्लस परसिस्टेंस, यही फॉर्मूला है। थिंकिंग वो पहला स्टेप है जिसके बिना बाकी स्टेप्स पॉसिबल नहीं। लेकिन सिर्फ थिंकिंग बिना एक्शन के एक ब्यूटीफुल ड्रीम है जो ड्रीम ही रहता है। हिल कहते हैं दुनिया में 2 टाइप्स ऑफ पीपल है, जो सोचते हैं और करते हैं, और जो सोचते हैं कि वो करेंगे। पहले ग्रुप को रिचेस मिलती है, फाइनेंशियल, पर्सनल, इमोशनल। दूसरे ग्रुप को रिग्रेट्स मिलते हैं। तो इस पूरी किताब को एक थ्रेड में जोड़ें तो नेपोलियन हिल ने 20 साल की रिसर्च के बाद, 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के स्टडी के बाद यह डिस्कवर किया कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है। यह एक साइंस है, एक रिप्रोड्यूसिबल प्रोसेस है, जिसकी शुरुआत होती है एक बर्निंग डिजायर से, एक स्पेसिफिक क्लियरली डिफाइंड डिजायर, जो बिल्ड होती है फेथ से, खुद पर और अपने गोल पर अनवेवरिंग बिलीफ से, जो एक्सेलरेट होती है स्पेशलाइज्ड नॉलेज और मास्टरमाइंड से, जो मटेरियलाइज होती है ऑर्गेनाइज्ड प्लान्स और डिसाइसिव एक्शन से, और जो सरवाइव करती है परसिस्टेंस से, जब पूरी दुनिया कहे क्विट कर दो, तब भी कंटिन्यू करने की एबिलिटी से।
एंड्रू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल से जो क्वेश्चन पूछा था, क्या तुम ये काम करोगे बिना सैलरी के? उसके पीछे कार्नेगी का एक डीप बिलीफ था कि सक्सेस का फॉर्मूला यूनिवर्सल है। और अगर हिल वो फॉर्मूला डिस्कवर कर सके और दुनिया तक पहुंचा सके, तो उससे जितना वैल्यू क्रिएट होगा वो किसी भी सैलरी से ज्यादा वैल्यूबल होगा। हिल ने वो काम किया और थिंक एंड ग्रो रिच उस काम का रिजल्ट है। ये किताब तुम्हें ये नहीं बताती कि तुम्हें क्या करना है। ये किताब तुम्हें ये बताती है कि तुम्हें क्या बनना है अंदर से। क्योंकि जब तुम अंदर से बदलते हो तो बाहर की दुनिया ऑटोमेटिकली बदलने लगती है। जो तुम्हारे माइंड में है वही तुम्हारी रियलिटी बनती है। यही नेपोलियन हिल का सबसे बड़ा लेसन था। यही थिंक एंड ग्रो रिच का हार्ट है। और यही वो इनविटेशन है जो यह किताब तुम्हें देती है कि अपने माइंड की अनलिमिटेड पावर को पहचानो, उसे डिलिबरेटली यूज करना सीखो और फिर देखो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है।